बिल्डर चोर है। इतना फ्लैट अवेलेबल है नहीं बताऊंगा। मैं आगे ऊपर बिल्डिंग बनाऊंगा नहीं बताऊंगा। आपको क्या है, आपका ये है ना, आपका फ्लैट कौन सा है उसके उसमें आप ताल्लुक रखो। मुझे नहीं बताना है, मेरी मर्जी, नहीं बताऊंगा। मराठी में उसको बोलते हैं जितने कमी कविता आम्ही। नमस्ते, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द अनिरुद्ध शो में स्वागत करता हूं। 2017 में महाराष्ट्र में रेरा इम्प्लीमेंट हुआ, रेरा एक्ट लागू हुआ और बहुत सारे लोगों को रेरा के बारे में कंफ्यूजन है कि रेरा बायर्स को कैसे प्रोटेक्ट करता है, रेरा एजेंट्स को कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है, उनके लिए क्या है, रेरा प्रमोटर्स के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया है, उनको कैसे मोनेटाइज कर रहा है। ये सारी चीजों के लिए बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। किसी भी होम बायर को या प्रॉपर्टी बायर को ये नहीं पता होता है कि रेरा का एक्चुअल में यूज क्या है, क्यों लाया गया ये रेरा, रेरा है क्या, महाराष्ट्र में इसको कैसे मॉनिटर किया जाता है, कैसे रन किया जाता है। तो ये ऐसे छोटे छोटे चीजों को जानने के लिए रेरा में जो भी एक्ट्स है, जो बायर हो या फिर प्रमोटर डेवलपर हो या फिर एजेंट हो, ये जो स्टेक होल्डर्स होते हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इनके रोल्स क्या है, रेरा इन ये सब पे कैसे कंट्रोल रखता है, क्या क्या चीजें हैं। और आज हम ये सारी चीजें जानने वाले हैं एडवोकेट मकरन जी के साथ। एडवोकेट मकरन जी जो कि बेसिकली पुणे से है, वो एक पिछले 8 से 10 साल से लॉ प्रैक्टिस करते हैं और उनका रियल एस्टेट के सेक्टर में कम से कम 20-25 साल का टोटल एक्सपीरियंस भी है। तो आइए चलते हैं और आज डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट रेरा। रेरा किसके लिए बना है, क्या है और आपके लिए रेरा क्यों जरूरी है। अगर आप एक बायर है, प्रॉपर्टी बायर है, होम बायर है, कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो आपके लिए रेरा क्यों जरूरी है। तो अंत तक जुड़े रहिए। आप सभी लोग जानते हैं कि रेरा या फिर कोई भी एक्ट हो जो कोई गवर्नमेंट लेके आती है, तब कोई अथॉरिटी हो, तो उसका वर्किंग मॉडल समझने के लिए हमें बहुत टाइम लगता है, बहुत बहुत ज्यादा डिस्कशन करना पड़ता है, हर एस्पेक्ट को हमें टच करना पड़ता है। इसी कारण आज का जो वीडियो हम बना रहे हैं आपके लिए, वो 2 से 3 अलग अलग पार्ट्स में आएगा। आप हर पार्ट जरूर देखिएगा, आपके लिए हर पार्ट में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। रेरा के इंसेप्शन से टाइम से लेके आज तक रेरा ने क्या क्या किया है और कैसे ये आम आदमी को, पब्लिक को, बायर को, एजेंट को, प्रमोटर को हेल्प कर रहा है और प्रमोट कर रहा है। बेसिकली रियल एस्टेट को प्रमोट कर रहा है। अगर आप बायर है, अगर आप एंटरप्रेन्योर है, अगर आप रियल एस्टेट डेवलपर है या फिर एजेंट है, मैं आप सभी का ये वीडियो में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सारे पार्ट देखेंगे। और अगर किसी को भी रेरा के बारे में या फिर किसी चीज के बारे में लीगल ओपिनियन चाहिए या फिर आपके कुछ सवाल रहेंगे, तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए। आने वाले एपिसोड्स में हम इसको एड्रेस करेंगे। तो सर हमें बताइए, आपका पुणे में या फिर महाराष्ट्र में जो आपका 10 साल से प्रैक्टिस चल रहा है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बताइए और आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए। Yes, firstly, thank you very much, Anirudh, for inviting me to your show. And I have seen a lot of episodes which you shot earlier. I must congratulate you for whatever you have achieved in such a small span of time. Thank and you, I sir. wish you all the very best for the future. Thank you very much, sir. Right. अभी हम लोग बात करते हैं मेरा जर्नी के बारे में। तो आई एम इनटू दिस इंडस्ट्री फ्रॉम 2000, ऑलमोस्ट 2000 के आसपास से, मतलब इट इज क्लोज टू नाउ 23 years. यस। सो इतना जर्नी मेरा रहा है ये रियल एस्टेट के इसमें, जिसमें से लास्ट 10 साल आई एम मोर इनटू लॉ एंड प्रैक्टिस, लॉ प्रैक्टिस एंड डीलिंग इनटू वेरियस प्रॉपर्टी लॉज। इसमें जितने भी लॉज आते हैं उसमें मैं प्रैक्टिस करता हूँ गए ऑलमोस्ट 10 साल से। तो सर पिछले 10 साल से आप लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से ये पिछले 10 साल में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या क्या चेंजेस आए पूरे मार्केट में, रियल एस्टेट मार्केट में, या फिर एज पर लॉ क्या क्या चेंजेस आए, कुछ बता पाएंगे आप? Yes, surely. Why 10 years? I'll track you back to a 2000 era. जब I started at very early age, जिसमें I started working with a developer called Kasturi Housing.
ओह, कि उनका एक प्रोजेक्ट था, पिंपले सौदागर करके एक एरिया है। सो आपको मतलब जान के हैरानी होगी, हम लोग सिर्फ 4 लोगों का कंपनी था, जिसमें से एक भरत सर, भरत अग्रवाल सर। Mr. Bharat Agarwal, who was the owner, who is still running that company very successfully. Then there was one construction manager who used to handle the entire construction for the company. तीसरे एक अकाउंट और सब अकाउंटिंग और फाइनेंस के हिसाब से एक थे, और जिधर भी जो भी कम है वो सब देखने के लिए मैं था। हाँ, तो हाँ, हम मतलब लोग ऐसा था कि मराठी में उसको बोलते हैं जितने कमी कमी किता आम्ही। yes. तो ऐसा So I used to take care law as well as sales, marketing, finance, site development, CRM, you name it. See, because ये इंडस्ट्री उधर से आया है। आप Correct. अगर ट्रैक करेंगे इंडस्ट्री 2000 के पहले रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना ऐसा ज्यादा कुछ कंसेप्ट था नहीं। करेक्ट। However, after 2000, there were few developers who realized that there is a potential if you come up with a proper layout, और जिसमें आप अच्छे काम करेंगे तो इसमें एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करके भी इसको एंगल दिया जा सकता है, अपार्ट फ्रॉम योर रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेइंग। जो नॉर्मली हमारा स्टेइंग का रिक्वायरमेंट है वही था अर्ली 90s में, 80s में। ऐसा कोई सोचता नहीं था कि मेरे को मतलब बहुत कम लोग रहेंगे कि एक परसेंटेज, जो कि अभी बहुत ज्यादा चेंज हुआ है आफ्टर आई वुड से 2000। क्योंकि क्या हो गया, फर्स्टली देयर वर लिटिल मोर इन्वेस्टेबल सरप्लस विद द पीपल, दैट वाज वन रीजन। देयर वर क्वाइट a good tax incentive which you get if you invest into real estate. That was another reason why, you know, the whole dimension. And आपको जान के हैरानी होगी, एट दैट टाइम हम लोग 800-900 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से फ्लैट्स बेचते थे। आज का प्राइम लोकेशन जिसे बोल सकते हैं। करेक्ट। सो उसमें 800-900 रुपए में 10 लाख रुपए का हमारा फ्लैट जाता था 3 BHK का। वाओ। So it is 20 years back. Yeah, it is close 15, to 20 years. No, 20 years, exactly 20 years, 2002-3 का वो इरा रहा होगा। तो उसमें आप सोचिए 10 लाख का आपका ये है, वो टाइम पे रेंटल चल रहा था क्लोज टू 5,000 रुपए। फॉर 3 BHK टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा 5,000 रुपए। ओके। तो उस हिसाब से, और आपका EMI आता था क्लोज टू 10,000 रुपीज। सो ये पहला रीजन हो गया कि रियल एस्टेट बूम आने के लिए, कि आपका जो घर है वो एट द मैक्स 1 लाख 1.5 लाख रुपीज अगर आप जमा के डाउन पेमेंट करते हो, बाकी सब लोन उठाते हो, तो लोन विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। बिकॉज 5,000 आपका रेंट वैसे भी जाता था अगर इफ यू वर टू स्टे इन सिटी, तो उतना 5,000 रुपए, 5,000 रुपए आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। सो इन शॉर्ट आपका बिल्कुल मतलब EMI फ्री हो, ऐसा करके ही हम लोगों ने चालू किया था। दैट वाज द रीजन व्हाई यू आर सीइंग सो मच ऑफ अ डेवलपमेंट, एंड दैट वाज द स्टेपिंग स्टोन आई वुड से फॉर रियल एस्टेट इंडस्ट्री। अभी हम लोग जो देख रहे हैं पिछले 10 सालों की अगर हम बात करेंगे, लेट्स से कि 2013 से 2023, टुडे वी आर इन 2023, तो 10 साल में आपको क्या लगता है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं? There has been complete change, I would say, you know, अगर किसी ने ऐसा बोला कि अरे हम लोग 800-900 रुपए में फ्लैट बेचते थे, 10 लाख में फ्लैट बेचते थे, तो probably the new generation will actually not believe that कि सच में ऐसा था या ऐसा कैसे हो सकता है, और ये है। So there are lot of changes in terms of the regulatory, in terms of the customer expectation, in terms the promoter approach his business. So all this point of view, ये पूरा जो इंडस्ट्री का आउटलुक है वो कंप्लीटली चेंज हो गया है, स्पेशली आई वुड से आफ्टर 2015 के बाद में, एंड स्पेशली आफ्टर व्हेन द एक्ट कॉल्ड रेरा इंट्रोड्यूस्ड। यू मीन टू से कि रेरा जब से आया, इम्प्लीमेंट हुआ, तो तब से ये इंडस्ट्री और बूम कर गई, ऐसा आप बोलना चाहते हो? बिल्कुल डेफिनेटली। ओके, तो कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि रेरा आया, रेरा का एक्ट लागू हुआ और उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें भी फेस करनी पड़ी रियल एस्टेट इंडस्ट्री को, बहुत सारे डेवलपर्स को भी चैलेंजेस आ रहे थे कॉप अप करने के लिए। तो उसमें ऐसा माना जा रहा था कि अभी रियल एस्टेट थोड़ा सा डाउन जाएगा, बहुत लोगों का ये मानना भी था कि रियल एस्टेट का सेक्टर पूरा जो डेवलपमेंट चल रहा है वो एक लेवल पे नीचे जाएगा और फिर स्टेबल होगा करके। तो वैसा तो अभी हमें देखने को मिलता ही नहीं है। करेक्ट। तो उसके पीछे मेजर रोल किसका था, कौन प्ले किया? राइट।
आई विल ट्रैक यू बैक इफ यू अलाउ मी कि 1-2 मिनट में मैं थोड़ा सा हिस्ट्री और प्री रेरा इरा अगर मैं आपको बोलूं, प्लीज तो इफ यू अलाउ मी टू सी, हमें समझना होगा कि जब ये रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट सोचना शुरू किया लोगों ने कि अरे इसमें इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, आई कैन ओन द प्रॉपर्टी और मे बी आई कैन स्टे इन वन प्रॉपर्टी एंड स्टिल हैव अनदर प्रॉपर्टी which will take care of my tax exemptions, which will give me good returns in terms of capital appreciation. It will give me good returns from a rental income. Correct. So ये सब लोगों ने जब रियलाइज किया और सोचना शुरू किया, तब से ये एज आई सेड इंडस्ट्री ने एक अलग ट्रैक पकड़ा और अलग रोड से और अलग एक नेक्स्ट लेवल पे जाने की उधर से शुरुआत होगी. However, at initial days there was no regulatory authority. और कुछ भी नहीं था. देयर वाज नो सिस्टम, मतलब इंफॉर्मेशन सिमेट्री कुछ नहीं थी. प्रमोटर के ऊपर कुछ बंधन नहीं था, अलॉटीज के ऊपर कुछ बंधन नहीं था, रियल एस्टेट एजेंट कैसे ऑपरेट करेंगे उसके ऊपर कुछ बंधन नहीं था. सो इट वाज मोर ऑफ अ लाइक यू नो फ्री एटमॉस्फेयर व्हेन देयर वाज, जिसको जैसे लगेगा अच्छा वैसा वो करता था. वी कैन से दैट एन अनऑर्गेनाइज्ड, बिल्कुल जो कि सबसे बड़ा सेक्टर है आज. करेक्ट. In fact, I will, if I have to talk about the figures, the real estate is actually the second most, employment generating industry. Correct. तो ये काफी ज्यादा हमको समझना पड़ेगा कि ये रियल एस्टेट अगर हम लोग अच्छे से ड्राइव कर पाएंगे तो इट कैन टेक द कंट्रीज टू द नेक्स्ट लेवल. वेरी ट्रू. तो उस हिसाब से हमको रियल एस्टेट को देखना पड़ेगा. अगर हम लोग सिर्फ महाराष्ट्र की बात करेंगे, इफ यू अलाउ मी टू से दैट, कि महाराष्ट्र का जो पूरा लैंड एरिया है वो क्लोज टू 3,08,000 स्क्वायर किलोमीटर तक है. So we are talking about this big land, and वो उसमें हम लोगों ने for a revenue point of view we have divided the entire Maharashtra state into 6 divisions. One is Pune, Nashik, Aurangabad, Nagpur, Amravati, and Nashik. So I think Nashik मैंने Mumbai. No, the Konkan division, the whole Konkan division. So all these things will come under as a separate zone, और ये सब division में हमने उनको divide किया है. On top of it, we have a few rules or few acts which governs the entire real estate. जैसे उसमें MRTP है. दूसरा एक मेजरली आपको ध्यान में रखना पड़ेगा UDCPR करके है, जो यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रूल्स है. वो उसके अंदर ये पूरा डेवलपमेंट आता है. उसमें भी हम लोगों ने UDCPR के तहत 5 जोन किए हैं. जैसे पहला जोन है अर्बनाइजेशन, जिसमें आपके रेसिडेंशियल और कमर्शियल जितने भी प्रॉपर्टीज है वो सब आते हैं. दूसरा है इंडस्ट्रियल जोन, MIDC, जितना भी इंडस्ट्रियल आप ये देखेंगे वो इंडस्ट्रियल जोन रहता है, वो इंडस्ट्रियल जोन सेकंड इसमें आएंगे. तीसरा जो है वो कंप्लीटली फॉरेस्ट जोन है, जिसमें डेवलपमेंट करना अलाउड नहीं है. चौथा जो है वो ग्रीन जोन है, अगेन नो डेवलपमेंट इज अलाउड. एंड द फिफ्थ जोन इज एंटरटेनमेंट जोन. जैसे आप बड़े बड़े अभी पुणे में ये देखते होंगे वेट एंजॉय है, या maybe Disneyland also might be coming to the मतलब वो जो फन पार्क्स के जैसा होता है, फन पार्क, वाटर पार्क. करेक्ट. that will be under entertainment zone. अभी ये हमें पता नहीं था कि इसके लिए भी अलग से एक जोन ऑलरेडी है. करेक्ट. तो ये जो एंटिटीज आपने अभी बताई, ये गवर्नमेंट की एंटिटीज रेरा के पहले से भी, ये रेरा के पहले से भी था. UDCPR although अभी 2017 में आया, which is after RERA, but there was some similar adjustment or similar zoning system was there. But RERA आने के बाद majorly क्या हो गया? Firstly, the promoter become accountable for their act. Secondly, उनको transparency रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था. थर्डली, जो सबसे मेजर रीजन है वो प्रमोटर को पोजीशन देना कुछ ऐसा फिक्स, मतलब ऑल्दो देयर वर एक्ट्स लाइक मोफा और MHA, बट इसमें जितने अपने रेरा में जितने प्रोविजंस है उतने प्रोविजन वो टाइम पे नहीं, इतने इफेक्टिव नहीं थे. सो उसके लिए ऑल्दो देयर वर फ्यू गुड डेवलपर्स ऑल्सो, कि जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे और जिन्होंने, मतलब उनको चाहिए था कि एक कोई प्लेटफॉर्म हमको मिले जिसमें हम लोग डिस्प्ले कर पाए कि हम लोग कितना
ट्रांसपेरेंटली और कितना जेन्युइनली और एफिशिएंटली पूरा बिजनेस हम लोग कर रहे हैं। सो इट इज बोथ वे। रेरा की तरफ से मतलब प्रमोटर की तरफ से भी आपको एक बहुत अच्छा ये मिल गया, प्लेटफॉर्म मिल गया, जिनके तहत अभी हम लोग तो नया, अभी रेरा में तो बहुत सारे चेंजेस हम लोग कर रहे हैं आफ्टर दिस थिंग, बट वी विल टॉक अबाउट इट एट लेटर। यू कैन कंटिन्यू विद। हम जो बात कर रहे थे अभी कि रेरा के पहले जो मार्केट था रियल एस्टेट का, महाराष्ट्र का स्पेशली, वो पूरा अनऑर्गेनाइज था। ऑल्दो देयर वर एंटिटीज, गवर्नमेंट के कुछ एक्ट्स थे, रेगुलेशंस थे, फिर भी अनऑर्गेनाइज था। डेवलपर्स के ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं थे जैसे आपने बताया। फिर आपका बायर्स के लिए कोई प्रोटेक्ट करने के लिए कोई लॉ नहीं था। तो ये सारी चीजें कैसे चलती थी पहले? फिर मतलब एक्चुअल में होता क्या था और क्या क्या चैलेंजेस एज अ बायर फेस करने पड़ते थे? See, majorly, if I have to list down few challenges faced by the buyers, firstly उसको ये था कि उस तक कुछ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं आता। अगर बिल्डर बोले, वी यूज टू कॉल द प्रमोटर एज अ बिल्डर एट दैट टाइम, तो उनको बिल्डर ने अगर कुछ डॉक्यूमेंट आपने मांगे या कुछ ट्रांसपेरेंसी मांगने की आपने ये की, तो इट वाज डिस्क्रिशनरी पावर फॉर अ बिल्डर। हाँ, मुझे नहीं बताना है, मुझे नहीं बताना है, मेरी मर्जी। हाँ, कितना फ्लैट अवेलेबल है नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, मैं आगे ऊपर बिल्डिंग बनाऊंगा नहीं बताऊंगा, करेक्ट। मेरे पास अभी कितना सैंक्शन है नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। आपको क्या है, आपका ये है ना, आपका फ्लैट कौन सा है, उसके उसमें आप ताल्लुक रखो। बाकी चीज मैं कैसे आगे लेके जाऊंगा, क्या आगे लेके जाऊंगा। ऑल्दो देयर वर इनएक्टमेंट लाइक मोफा एंड ऑल, बट स्टिल उनका इतना स्ट्रिंजेंट फॉलो नहीं होता था, and that is the reason RERA was felt compulsory. This is one reason the possession used to get delayed. Correct. Secondly, मैंने अभी बोला at the time of sales, for example, I am a builder, और मैंने अभी बोला कि मैं आपको पूरे फ्लैट में मार्बल दूंगा और XYZ स्पेसिफिकेशन दूंगा, एंड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट में क्या बोलूंगा कि नहीं, वो मैं दे दूंगा आपको, इतना विश्वास नहीं है क्या, नहीं है क्या, इफ यू गो अहेड विद द डील और उसने नहीं दिया, तो देयर वाज नो एंटिटी जिधर जाके आप कुछ कंप्लेंट कर पाओ। आप फाइट नहीं कर सकते थे। तो कमिटमेंट का इशू था कि जो मैं बोल रहा हूं वही मैं दे रहा हूं क्या, ये देखने वाला कोई नहीं था इन फर्स्ट प्लेस। सेकेंड प्लेस, एज आई सेड, पोजीशन वर हमंगस डिले। लाइक हम लोग भी क्लाइंट को लेके जाते थे वो टाइम को, मेरे को याद है कि क्लाइंट खुद बोलता था कि 6 महीने 8 महीने डिले तो चलेगा, बट उससे ज्यादा नहीं ना होगा। उससे मतलब क्लाइंट को वो यूज्ड टू हो गया था सारी चीजें। Exactly. मतलब भाई मुझे लेना है, चलता है, मुझे लेना है, और चलो क्या 1 साल डिले कर देगा, 6 महीना डिले कर देगा, और क्या करेगा। मतलब वो यूज्ड टू हो गए थे सारी चीजों की। करेक्ट। यही सारी चीजों के लिए रेरा की जरूरत पड़ी कि और कुछ चीजें थी? देयर वाज मेन इंपॉर्टेंटली, एज आई सेड, देयर वाज नो रेगुलेटरी अथॉरिटी ओनली, कि जिससे देखिए, अगर मेरे को जैसे एक बिल्डर ने बोला है कि मैं, फॉर एग्जांपल, उसने एक कमिटमेंट दिया कि मैं आपको पूरा किचन डन अप करके दूंगा, हब, चिमनी, ट्रॉलीज वगैरह सब करके दूंगा। दिस इज द कमिटमेंट व्हिच ही हैज गिवन मी, राइट? एंड फॉर एग्जांपल, इफ ही डिफॉल्टेड ऑन हिज कमिटमेंट, वो बोलता है एट द टाइम ऑफ पोजीशन कि नहीं दूंगा अभी, ऑल्दो इट इज मेंशन इन एग्रीमेंट और नॉट मेंशन इन एग्रीमेंट, डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। बट अगर वो ऐसा करता है और मुझे वो कमिटमेंट जो उसने दिया है वो नहीं फुलफिल करता हूं, तो आई हैड ओनली ऑप्शन कि आइदर मैं या तो कंज्यूमर में जाऊं या फिर मैं मतलब जो लीगल कोर्ट है, रेगुलर कोर्ट में, इसमें जाऊं, सिविल कोर्ट में। तो उसमें तो मतलब देयर वाज नो स्पेसिफिक रेगुलेटरी अथॉरिटी। जो मेरा ये सिर्फ इतना ही इशू है, मेरा बाकी कुछ नहीं है, जिसमें मेरे को 2, 2.5, 3 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, या जिसमें मेरा अमाउंट ऑफ जो ये है मतलब क्लेम अमाउंट जो है वो मेरा 2-3 लाख रुपए के आसपास ही है। बाकी मेरा पोजीशन हो गया, ये हो गया। तो उसके लिए आपको कोई फोरम नहीं था जो कि ये आपकी सुने और उसके ऊपर प्रॉपर हेयरिंग ले और एक जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल तरीके से जो भी आपके डिस्प्यूट है वो उसमें रिजॉल्व कर दे। ऐसा कोई अथॉरिटी इसके पहले नहीं था, जो कि अभी रेरा आने के बाद डेफिनेटली इट्स अ रेगुलेटरी अथॉरिटी व्हिच इज टेकिंग केयर ऑफ दिस। तो आप ऐसा बोलना चाहते कि रेरा आने के बाद डेवलपर्स अकाउंटेबल रहेंगे फॉर देयर कमिटमेंट? करेक्ट। इधर इट इज पोजीशन या फिर क्या एमिनिटीज देनी है, प्रोविजंस देनी है उसके लिए। करेक्ट। फिर आपका ट्रांसपेरेंसी इन टर्म्स ऑफ लाइक पेमेंट्स एंड ऑल। करेक्ट। और दूसरा एजेंट्स जो होते हैं, ठीक है, वो भी कुछ हद तक इसमें अकाउंटेबल रहेंगे।
ये सारी चीजें रेरा आने के बाद हुई। तो ये रेरा जो इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, उसके पीछे सोच किसका था? ये कहाँ से शुरुआत हुई रेरा के बारे में? सी आई टेल यू, कोई भी इंडस्ट्री अगर आपको आगे लेके जाना है तो फर्स्टली इट हैज टू बी रेगुलेटेड इंडस्ट्री, प्रॉपरली रेगुलेटेड होना चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं आज स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट जो है वो रेगुलेटेड है थ्रू सेबी। जैसे हम लोग देखते हैं कि IRDA से इंश्योरेंस का पूरा ये हो जाता है। जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री है वो ट्राई रेगुलेट करता है। करेक्ट। सो देयर हैड टू बी अ रेगुलेटरी अथॉरिटी which will issue some guideline for all the players and who will put some limitations also and who will be accountable। तो दोनों चीजें वो उनकी जिम्मेदारी है। तो उनका एज अ रेरा एक्ट में भी पहला ही प्रीएम्बल में वो बोला है कि टू रेगुलेट एंड टू प्रमोट। मतलब भाई रेरा इसलिए है भाई चीजें सीधी करो ताकि ग्रो कर सके। करेक्ट। कंफ्यूज मत करो। करेक्ट। एक दूसरे का ट्रस्ट मत ब्रेक करो, एक दूसरे का पैसा मत बर्बाद करो। बहुत सारे लोगों का करियर भी बर्बाद हो जाता है ये सारी चीजों में। बिल्कुल। तो बिल्कुल ये इंट्रोड्यूस किसने किया? सो ये 2008 से हम लोग इसका पीछा कर रहे हैं और डॉक्टर धनराज सिंह करके एक कमेटी बिठाया गया जिसने उनका पहला रिपोर्ट 2009 में दिया, विच इज टू सेंट्रल गवर्नमेंट। हुपा करके वो टाइम पे एक मिनिस्ट्री रहती थी। सो उसमें उन्होंने पहला रिकमेंडेशन दिया कमेटी में। वो राज्यसभा में ये बिल 2013 में इंट्रोड्यूस किया। हाउएवर इट हैड टू मेक फ्यू चेंजेस इन इट, सो इट वेंट बैक अगेन एंड वी इनैक्टेड दिस इनटू 2016। रेरा एक्ट आ गया जिसमें लिमिट मतलब कुछ चीजें हम लोगों ने ऐसे रखी कि जो कि सेंटर को पूरे एप्लीकेबल होंगी and we given the liberty to state also to formulate few things। Okay, so you mean to say कि 2008 में धनराज कमेटी 2008 में धनराज कमेटी को इस्टेब्लिश किया, मतलब स्थापना की। उसके बाद उन्होंने रिसर्च किया 5 साल और 2013 तक उन्होंने सिर्फ रिसर्च ही किया। नहीं, 2013 तक रिसर्च नहीं किया। वो ड्राफ्ट बनाना होता है पूरा हर एक एक्ट में। कोई भी एक्ट जब ये होता है तो उन्होंने कमेटी में एक रिपोर्ट दिया। वो रिपोर्ट में सब चीजें ये सब थी चीजें कि क्या क्या ये पूरे इंडस्ट्री के प्रॉब्लम क्या क्या फेस हो रहे हैं। वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके फिर उसके ऊपर सॉल्यूशन देना और उसको एक एक्ट के तहत बांधना। दैट इज समथिंग व्हिच टेक्स लॉट ऑफ टाइम, एक्सपर्टीज, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेक होल्डर होते हैं आपके। इट इज नॉट ओनली प्रमोटर, इट इज नॉट ओनली बायर, इट इज नॉट ओनली रियल एस्टेट एजेंट। एज अ सोसाइटी यू विल हैव टू लुक एट it from the broader point of view, or it is with the central government again. There are multiple states. Correct. And see, I'll tell you the biggest challenge what we had at that time was जब ये रेरा का ये हुआ तो see, land is a subject of state। कोई भी लैंड जो होता है उसके जितने भी टैक्सेस हो, उसका कैसा रेगुलेशन, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि ये सब जोनिंग करना, ये करना, वो बेस्ड ऑन द स्टेट लेवल आपको वो डिसीजन लेना होता है। करेक्ट। तो हमको चाहिए था कि कुछ चीजें हम लोग ऑल अक्रॉस इंडिया लागू करें जो कि विच विल बी इन द बेनिफिट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर। एंड कुछ चीजों में हमको लिबर्टी देनी थी स्टेट को कि ये भाई आपके हिसाब से आप कर लो, बिकॉज आपका ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। तो आपके हिसाब से, जैसे अगर आप आसाम या ईस्टर्न साइड में जाएंगे, बहुत सारे हिली रीजन है, राइट? तो उधर के डेवलपमेंट और उधर के कुछ जो चैलेंजेस आएंगे वो अलग से आएंगे। जो साउथ को आएंगे वो अलग से आएंगे, नॉर्थ को आएंगे वो अलग से आएंगे, अपने सेंट्रल इंडिया में आएंगे वो अलग से आएंगे। तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज अ सेंट्रल मिनिस्ट्री। हमको ये था कि अभी ये स्टेट के हिसाब से हम लोग कैसे करें। तो हम लोगों ने एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स या सेट ऑफ सेक्शंस रखा जो कि एप्लीकेबल होगा फॉर द एंटायर दिस थिंग, जिसमें आप छेड़खानी नहीं कर सकते, जिसमें आप ये नहीं कर सकते। बट वी हैव गिवन द लिबर्टी फॉर एवरी स्टेट फर्स्टली टू हैव इट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी। जैसे हम लोग महारेरा देखते हैं, वैसे ही गुजरात रेरा है, वैसे ही आसाम रेरा है, वैसे ही तमिलनाडु रेरा है। सो हर एक स्टेट का अपना अपना रेरा है जो कि रेगुलेट करता है पूरा वो स्टेट का जो रियल एस्टेट अफेयर है और रियल एस्टेट इंडस्ट्री है वो। So उनको वो गाइडेंस दिया है, बट दे आर गिवन लाइक ड्रिवन बाय द प्रिंसिपल व्हिच आर सेट फॉर द एंटायर नेशंस। तो वो उसके सुपरसीड नहीं कर सकते। दैट इज फ्रॉम सेंट्रल एडवाइजरी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट।
सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ आईएएस ऑफिसर्स हर स्टेट को इसको अब ये बोल सकते हैं कि लीड करते हैं या गवर्न करते हैं, और उसके बाद रेरा की बॉडी अलग से होती है। नॉट एग्जैक्टली इसमें हमको देखना होगा कि रेरा की बॉडी का जो ये है वो कैसा मतलब जो कंपोजिशन है वो कैसा कैसा होगा। तो उसमें हमको एक पहला कंपल्शन है, इट हैज टू हैव वन चेयरमैन। करेक्ट। तो वो चेयरपर्सन जो होगा, ही विल बी द अल्टीमेट अथॉरिटी सो लॉन्ग एज रेरा इज कंसर्न। Correct. ही हैज टू टेक फ्यू डिसीजन इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट को फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी अगर नोटिफिकेशन या कुछ भी उनको ये करना है तो इट हैज टू रूट इट थ्रू स्टेट गवर्नमेंट। सो इट नॉट स्टेट गवर्नमेंट इज कंप्लीटली आउट ऑफ इट एंड रेरा डायरेक्टली रिपोर्ट टू सेंटर, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए जो आईएएस ऑफिसर या जो भी ये है, फर्स्टली विल हैव टू हैव अ चेयरपर्सन, वी हैव टू हैव अ रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसके ऊपर ये चेयरपर्सन होंगे, और ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर अफेयर्स ऑफ द रेरा एंड ओवरऑल रियल एस्टेट। दिस इज फॉर द स्टेट ओनली। दिस इज फॉर द स्टेट ओनली। सो हमारे महाराष्ट्र में अभी कौन है चेयरपर्सन? मिस्टर अजय मेहता करके है, इज ऑब्वियसली आईएएस ऑफिसर। इसके पहले ही वाज द कमिश्नर फॉर मुंबई। Yeah, so he has taken quite bold and quite good decision, which will definitely come into play now, and we are already seeing the fruits of it. I would definitely like to add one small point here कि जैसे कल ही एक फॉरेन जापान बेस्ड कंपनी था जिन्होंने इंडिया में बॉम्बे डाइंग कंपनी जो है अपनी, उनका एक बड़ा लैंड पार्सल लिया, and the total ticket size would be about 5,300 crore. Wow. So इतना बड़ा ये हो गया। सी आपको ये देखना पड़ेगा, ये सब आई एम नॉट सेइंग कि वो सिर्फ इसके लिए हुआ, बट while considering that company they must have thought अगर मैं ये नए कंट्री में जा रहा हूँ तो उसमें कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटी है क्या? करेक्ट। अगर मेरा इन्वेस्टमेंट का कुछ आगे पीछे हुआ तो मुझे एग्जिट लेना मिलेगा क्या? अगर कुछ हुआ तो उधर जो कंप्लायंसेस है, जो ये है, वो कितना शार्प है, वो कितना प्रॉम्प्ट है। सो ऑल दिस थिंग्स, ऑल द कंपनी, द वर्ल्ड इज वाचिंग, यू आर नॉट आइसोलेटेड एनीमोर। करेक्ट। तो मतलब ऐसा है कि हम लोग देखते थे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे इक्विटी में आता है, स्टॉक मार्केट में आता है, वैसे ही अभी रियल एस्टेट में आना चालू हुआ है, और वो बिकॉज ऑफ द रेरा की वजह से बहुत सारी चीजें इजी हो गई है, फॉर्मलाइज हो गई है, नॉर्मलाइज हुई है, और foreign investors are actually confident about the market because it is getting regulated.